हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न लाया हूं। आप देख सकते हो यहाँ पर 14/9/2022 को डीएलएड का जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें ये पेपर में जो भी सवाल आया था, इनका मैंने हिंदी का वीडियो करा दिया हूँ। तो आप जा कर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए जीके जीएस के पार्ट को मैंने छोड़ दिया था। तो चलिए अब मैं 14/9/2022 को जो क्वेश्चन पूछा गया था जीके जीएस, तो वही जीके जीएस को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो ये हिंदी हम बता दिए हैं, आप वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। इससे पिछला वीडियो उसी का था। तो और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ से ये मैथ है, मैथ को भी छोड़ देते हैं और यहाँ से हमारा जीके जीएस का प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर प्रश्न लग गया। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति पूछ रहा है कि किसकी बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवाल की कोशिका भित्ति दोस्तों, शैवाल की कोशिका भित्ति जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। आपको ये बात याद रखना है। दोस्तों, शैवाल जो है, शैवाल ये धरती पर उगने वाला प्रथम पौधा था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धरती पर उगने वाला प्रथम पौधा पूछेगा कौन था, तो यही शैवाल था। तो इतना जानकारी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। CaOH का होल 2 बुझा हुआ चूना होता है। अच्छा, और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। तो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग चौक कहते हैं या खड़िया कहते हैं या संगमरमर कहते हैं, इन्हीं का नाम है। तो दोस्तों, इस चैनल पर काफ़ी डिस्कशन डीपली करवाया जाता है, इसलिए वीडियो को आप लोग जितने दोस्तों में हो सके शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पशुओं की निम्न में से कौन सी प्रजाति नस्ल दीर्घकाल तक दूध प्राप्ति हेतु उपयोग की जाती है? अच्छा, इनमें से कौन सा पशु है जो दीर्घकाल तक यानी लंबे समय तक दूध उत्पादन किया जाता है? इनमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ आप लोग पढ़िए, विदेशज या विदेशी नस्ल की गाय, जिसको हम लोग जर्सी ब्राउन कहते हैं, या स्थानीय नस्ल की गाय, जिसको हम लोग लाल सिंधी कहते हैं या साहिवाल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विदेशज या विदेशी नस्ल की गाय, जैसे ब्राउन स्विस हो गया। तो मैं आज आपको बताता हूँ जो बात, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए। दोस्तों, गाय का प्रजाति की अगर बात किया जाए तो गाय का प्रजाति बहुत प्रकार का होता है। गाय का प्रजाति जैसे साहिवाल हो गया, क्या हो गया? साहिवाल हो गया, और रेड सिंधी हो गया, और थार पारकर हो गया। तो ये सब पूछेगा किसका प्रकार है? ये सब दोस्तों ये गाय का नस्ल है। क्या है? गाय का नस्ल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाला गाय कौन सा है, दोस्तों सबसे ज़्यादा जो दूध देता है उस गाय का नाम है होल्स्टाइन फ्रीजियन। क्या नाम है? होल्स्टाइन फ्रीजियन सबसे ज़्यादा दूध देने वाला गाय है। और ये होल्स्टाइन फ्रीजियन, आपको जान के गहरा आश्चर्य होगा कि यह एक दिन में 90 से 100 लीटर दूध देती है। कितना देती है? 90 से 100 लीटर दूध देती है। कौन? होल्स्टाइन फ्रीजियन गाय। तो आपको ये बात याद रखना है। और भैंस का भी कई प्रजाति होता है, जैसे भैंस में मुर्रा हो गया, ये भी भैंस की प्रजाति है। सुरती हो गया, जाफराबादी हो गया, गोदावरी हो गया, ये सब किसका प्रजाति है? ये सब भैंस की प्रजाति है। आपको याद रखना है। भैंस की सबसे अच्छा प्रजाति जो होता है दोस्तों मुर्रा होता है। ये मुर्रा जो भैंस होता है ये 80 से 90 लीटर दूध करती है। आपको ये भी बात आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें। अच्छा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से किनसे प्रत्यावर्ती धारा हमको प्राप्त होता है? दोस्तों, इनमें से जो प्रत्यावर्ती धारा हमको प्राप्त होता है वो किससे होता है? डायनमो से होता है। किससे होता है? डायनमो से होता है। तो डायनमो दोस्तों क्या है? दोस्तों, डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा डायनमो क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आपको ये बात आपको याद रखना
पड़ेगा। अच्छा, डायनमो में जो है दोस्तों प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा डायनमो में किस तरह की धारा उत्पन्न होती है, तो डायनमो में प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न होती है। अच्छा, डायनमो का फिर पूछेगा कि खोज किसने किया था, तो डायनमो का खोज किया था माइकल फैराडे। क्या नाम था? माइकल फैराडे। डायनमो का खोज कौन किया था? तो माइकल फैराडे ने किया। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, विद्युत धारा को दिष्ट धारा में पूछेगा कौन बदलता है, दोस्तों विद्युत धारा को दिष्ट धारा में यही डायनमो बदलता है। तो इतना सारा क्वेश्चन आपको डायनमो से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 इस प्रश्न का क्या था? राइट था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसको प्रायोगिक टेबल का आवारा तत्व कहते हैं। प्रायोगिक टेबल का आवारा तत्व का संज्ञा पूछेगा किस तत्व को दिया गया है, तो हाइड्रोजन को दिया गया है। और हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन भी हम लोग कहते हैं। और हाइड्रोजन के बारे में आप याद रख लीजिएगा। हाइड्रोजन इसका खोज पूछेगा कौन किया था, तो केवेंडिश ने किया था। कौन किया था? केवेंडिश ने किया था। अगर पूछा जाएगा कि टोटल कितना तत्व होता है पीरियोडिक टेबल में, तो टोटल 118 तत्व है। कितना तत्व है? 118 तत्व है। लेकिन 119वां तत्व का भी खोज हो चुका है। 118वां तत्व का दोस्तों नाम है अनअम ऑक्टीमियम। और 119वां तत्व का जो अभी खोज हो गया है, अब कुछ दिन में बाद आपके किताब में जुट जाएगा, इसको कहते हैं अनिमियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है क्रेब्स चक्र का महत्वपूर्ण उत्पादन जो एटीपी संश्लेषण करना है। अच्छा, एटीपी दोस्तों क्या होता है? एटीपी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा मुद्रा। क्या कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है, यह ऊर्जा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि क्रेब्स चक्र का महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? NADH कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स किस रूप में होते हैं? अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है थाइलाकोइड्स में किस रूप में वहाँ पर होता है, तो ये किस रूप में होता है? ऑप्शन देखिए, या डिस्क के रूप में होता है, आपस में जुड़ी नलिका के रूप में होता है, स्वतंत्र में होता है, या आपस में जुड़ी हुई थैली के रूप में होता है। तो दोस्तों यह थैली के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। और इस लवक का खोज पूछेगा कौन किया था, तो सिम्पर और हैकल ने। कौन किया था? सिम्पर और हैकल ने किया था। दोस्तों यह लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, फिर दूसरे को अगला को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, फिर अगले को कहते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 प्रकार का लवक है। प्लास्ट मतलब लवक होता है। तो 3 प्रकार का लवक पाया जाता है पादप कोशिका में। तो ये क्लोरोप्लास्ट से जो होता है दोस्तों, क्लोरोफिल निकलती है। क्या निकलती है? यही क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल निकलती है, जो पत्तियों को हरा कर देती है। क्या कर देती है? हरा कर देती है। आपको ये बात याद रखना। और क्रोमोप्लास्ट इनमें क्या होता है कि फल फूल सब्जी में जो आप कलर देख रहे हो, जैसे टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, गाजर का रंग पीला क्यों होता है, और ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब किसके कारण होता है? यही क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। तो मैंने आपको बताया काफ़ी डिस्कशन के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी डीपली में मैंने बता दिया। अगर आपको दोस्तों PDF चाहिए तो रोज़ क्लास का PDF आपका अपलोड हो जाता है इतिहास की दुनिया 99 बाय इतिहास की दुनिया 99 चैनल पर अपलोड हो जाता है। टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जा कर के PDF ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश 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 द्वारा होती है। एड्स एक बीमारी है जो किसके द्वारा होता है? ये क्या प्रोटोजोआ से होता है,
क्या कवक से होता है या जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है? दोस्तों एड्स जो है यह विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। चलिए एड्स के बारे में अगर जाने कि एड्स जो होता है विषाणु मतलब वायरस, एड्स के वायरस का नाम अगर पूछेगा क्या है तो आपको बताना HIV। क्या बताना है? HIV। HIV का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो क्या बताना है HIV का फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये HIV का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि HIV विषाणु के बाहरी खोल किसका बना होता है? तो HIV विषाणु का बाहरी खोल, दोस्तों बाहरी खोल जो होता है यह लाइकोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? लाइकोप्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि यदि r त्रिज्या वाले वृत्त पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात होगा तो दूरी क्या हो जाएगा? ये 2 गुना हो जाएगा। दूरी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी 2r हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्यों होता है? आखिर परमाणु विद्युत क्या उदासीन होता है, यह क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। परमाणु विद्युत में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या का बराबर होता है। E बराबर होता है N+P। ये फॉर्मूला होता है, आपको तो पता ही होगा। तो ये इसके क्या है? बराबर है। तो N+P किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और परमाणु जो होता है दोस्तों, परमाणु के बारे में अगर बोले, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण पूछे क्या होता है, तो सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है वो परमाणु होता है। परमाणु दोस्तों अविभाज्य होता है। आप इसको ना तो खंड कर सकते हैं, ना ही आप इसका टुकड़ा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? झरिया एक कोयला का प्रकार है। तो यह राइट आंसर क्या होने वाला है? तो कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कोयला। अच्छा, कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ट्रिक होता है ए बे ले पी। क्या होता है? ए बे ले पी। ए से आपको याद रखना है एंथ्रेसाइट, ए से एंथ्रेसाइट, और बी से याद रखना है बिटुमिनस। क्या याद रखना है? बिटुमिनस। और ले से याद रखना है लिमोनाइट। पी से याद रखना है ए बे ले पी लिमोनाइट। और पी से याद रखना है पीट कोयला। पी से क्या रखना है? पीट कोयला। तो एंथ्रेसाइट जो होता है सबसे अच्छा कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला पूछेगा कौन होता है? एंथ्रेसाइट होता है। अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा किस कोयला को मुलायम कोयला कहा जाता है, तो आपको बता बिटुमिनस। बिटुमिनस को हम लोग कौन कोयला के नाम से जानते हैं? मुलायम कोयला के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले कोयला हमको कब प्राप्त हुआ था? 1814 ईस्वी में सर्वप्रथम हमको कोयला प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आपको बताना है कलकत्ता के रानीगंज से। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता में रानीगंज से प्राप्त हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बाहरी कान कहलाता है। तो बाहरी कान क्या कहलाता है? तो कान के बाहरी भाग को हम लोग कर्णपल्लव कहते हैं, यानी कान की पेशियां कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कान के बारे में मैं आपको अगर बता दूं कि दोस्तों ये जो कान जो होता है, कान में 3 प्रकार का हड्डी पाया जाता है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का हड्डी पाया जाता है। एक को कहते हैं माइलियस, फिर दूसरा को कहते हैं इनकस। क्या कहते हैं? इनकस। और तीसरा को हम लोग कहते हैं स्टेपिस। क्या कहते हैं? स्टेपिस। ये 3 प्रकार का जो है ना, ये 3 प्रकार का हड्डी हमारे कान में पाया जाता है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। जो ये स्टेपिस होता है यही सबसे छोटी हड्डी है। क्या है? सबसे लचीली हड्डी है। सबसे लचीली हड्डी पूछेगा शरीर का कौन सा है, यही स्टेपिस है। आपको याद रखना है। सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा शरीर का कौन होता है, आपको क्या बताना है? जांघ की हड्डी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। ये सबसे बड़ी हड्डी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? हमको पता है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ओम
अगर मैं और भी अगर आपको बताऊं, ओम किसका मात्रक होता है, तो यह प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा क्या होता है, तो आपको बताना है ओम होता है। एम्पियर पूछेगा किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक पूछेगा क्या होता है, एम्पियर होता है। वोल्ट पूछेगा किसका होता है, तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितना होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पूछेगा कौन सा गैस पाया जाता है, तो सबसे अधिक गैस जो पाया जाता है, कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78%। कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है वायुमंडल में। अच्छा, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है 20%। कितना पाया जाता है, 20% पाया जाता है। तो 20% के आसपास वाला ऑप्शन देखिए, तो 21, 22, 26, 25 है। तो आसपास में सबसे कम कौन है, 20 के आसपास में 21 है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। और उसी प्रकार दोस्तों और भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। अगर पूछेगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, तो है 0.03%। कितना है, 0.03% है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है। आपको बताना ऑक्सीजन, क्या बताना है, ऑक्सीजन बताना है। और आपको क्या याद रखना है, धरती पर सबसे अंत में आने वाला अगर गैस पूछे कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, ऑक्सीजन ही बताना है। ये सब प्रश्न कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है, इसके मैं आपको बताते रहता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है, उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो परमाणु संख्या जिसका 28 है और सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमको संयोजकता पता होता है। दोस्तों संयोजकता होता है किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग संयोजकता कहते हैं। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 8 होता है, फिर उसके बाद में 18 होता है। 2 8 10, 10 18 28। तो ऐसा देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 2 8 18। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है किसी वस्तु के गति के कारण उसमें पाया जाता है। किसी वस्तु के गति के कारण उसमें पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, गतिज ऊर्जा पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ऊर्जा जो है दोस्तों कार्य करने का दर है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का जो मात्रक होता है, पूछे क्या होता है, तो जूल होता है। कितना होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आपको ये बात याद रखना है। नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। आपको पता ही होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है, ये पहला नियम है। दूसरा है कि आपतन कोण की जिया जो होता है परावर्तन कोण की जिया के बराबर होता है, तो ये क्या है, दूसरा नियम है। इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के टोटल कितना नियम हो गया, तो टोटल 2 नियम हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकाश का खोज सर्वप्रथम कौन किया था, तो रीमर। प्रकाश का खोज कौन किया था, सर्वप्रथम रीमर ने किया था। देखिए एक क्वेश्चन से कितना ज़्यादा क्वेश्चन निकल रहा है। और रीमर ने कैसे किया था, तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह ज्ञानीमेड से किया था। और प्रकाश के बारे में अगर मैं और भी बताऊं, तो प्रकाश के परावर्तन का अगर एग्जाम्पल पूछेगा, तो आपको उदाहरण पूछेगा, तो आपको बताना है, क्या बताना है, स्टेथोस्कोप। क्या बताना है, स्टेथोस्कोप बताना है। स्टेथोस्कोप देखे हो आप, स्टेथोस्कोप किसको कहते हैं, आला को कहते हैं। जो आपको क्या होता है कि जो आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपका क्या करता है, पेट में लगाता है, कान में हाँ पेट में सटाता है और कान में आवाज़ आता है, जो वही क्या है, आला है। और स्टेथोस्कोप का खोज पूछेगा कौन किया है, तो रेनोलोनी। कौन किया है, रेनोलोनी किया है। और रेनोलोनी कहाँ का था, तो यह स्वीडन का था। कहाँ का था, यह स्वीडन का था। और स्वीडन का भैया पूछेगा कौन था, तो अल्फ्रेड नोबेल था। अल्फ्रेड नोबेल पूछेगा किसका खोज किया था, तो डायनामाइट का खोज किया था। तो आपको ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 2 राइट था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न अगला है, पादप कोशिकाओं में छोड़कर सभी होते हैं। ऐसा पादप कोशिका में
क्या नहीं होता है? ऑप्शन फटाफट देखिए। क्लोरोप्लास्ट, हाँ, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति, हाँ, कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका में ही पाया जाता है। रिक्तिका बड़ी होती है पादप कोशिका में। केंद्रक, हाँ, केंद्रक नहीं होता है पादप कोशिका में। तो यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पादप कोशिका में क्या छोड़कर सभी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ये भी होता है, रिक्तिका भी होता है, लेकिन केंद्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। केंद्रक छोड़ करके बाद बाकी तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है? तो वायुमंडल द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो पत्तियों में किस विधि द्वारा पहुंचती है? उस विधि को हम लोग कहते हैं विसरण विधि। क्या कहते हैं? विसरण विधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और CO2 जो है दोस्तों, यह जो गैस है यह अम्लीय है। क्या है? यह अम्लीय है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 105 नंबर का प्रश्न है, समुद्र के तल पर वायु का दाब होता है। समुद्र के तल पर वायु का दाब कितना होता है? क्या वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन देखिए, वायुमंडलीय दाब पारा के 76 सेंटीमीटर के बराबर, पारा के 760 मिलीमीटर के बराबर, इनमें से सभी। तो सब हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता किस क्रांति का नारा था? दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यह नारा था फ्रांसीसी क्रांति का। किसका था? फ्रांसीसी क्रांति का। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी, आपको याद रखना है। यह कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अच्छा, अमेरिका की क्रांति पूछेगा कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में अमेरिका में क्रांति हुआ। रूस में क्रांति पूछेगा कब हुआ था? तो रूस में जो क्रांति हुआ था 1917 में हुआ था। और रूस और जापान युद्ध पूछेगा कब हुआ था? तो रूस और जापान युद्ध 1905 में हुआ था, जिसमें जापान ने रूस को हरा दिया था। ये बहुत बड़ी बात है, जापान इतना छोटा देश फिर भी रूस को हरा दिया था। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। नेक्स्ट प्रश्न है, दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया है? तो दलितों को अलग कर दिया गया है, महादलित किस प्रदेश में कर दिया गया? ऐसा किया गया है, हमारा एकमात्र राज्य है बिहार। कहाँ किया गया है? बिहार। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बिहार में अगर पूछेगा कि प्रति व्यक्ति, हाँ, बिहार में पूछेगा कि, हाँ, बिहार में जो है दोस्तों 1 ना के बराबर है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है? लगभग 13% आबादी जो है द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है। पहला कार्य क्या होता है? कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, तो ये सब प्राथमिक कार्य है। दूसरा औद्योगिक क्षेत्र होता है, तो उसमें 13% मात्र लोग ही लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा अभी भी कृषि में लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना होता है? अब भारत का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि टोटल कितना होता है। तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल होता है टोटल, मैं आपको अगर बता दूं, तो ये होता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या होता है? भारत का क्षेत्रफल है। कितना हो गया? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन देखिए आपको कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था वो 1878 में हुआ था। कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। इस समय वायसराय पूछेगा कौन था? तो लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत पूछेगा कौन सा पत्रिका को बंद कर दिया गया था? तो सोम प्रकाश। कौन सा? सोम प्रकाश नामक पत्रिका को बंद कर दिया गया था। यह पत्रिका पूछेगा किसका था? तो आपको बताना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पत्रिका कौन था? तो यही सोम प्रकाश था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत इसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। और ये देखते हुए यह आदेश निकाला गया कि अब से कोई भी पत्रिका जो है स्थानीय भाषा में नहीं छपेगा। ये देखते हुए एक और पत्रिका था दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका यह पहले बंगाली भाषा में छपता था। अमृत बाजार पत्रिका यह पहले बंगाली भाषा में छपता था। जब देखा कि यहाँ सोम प्रकाश बंद हो गया, इन्होंने रातों रात अपना भाषा बदल लिया और ये इंग्लिश भाषा में छपने लगा बंगाली से। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रभाव से अपना भाषा को बदल दिया था? आपको क्या बताना है? अमृत बाजार पत्रिका बताना है। और लॉर्ड लिटन
और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन लाया था, तो लॉर्ड लिटनवा लाया था और रिपनवा ख़त्म किया था। तो आपको ये भी बात याद रखना है कि लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था और रिपन ने क्या किया था, समाप्त किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है मापनी क्या है। मापनी दोस्तों क्या होता है कि जब आप मैप में किसी भी दूरी को अगर मापते हो तो उनके दूरी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मापनी कहते हैं। तो अनुपात होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न आ गया। तो ये 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष। पंचायती राज में कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बागमती परियोजना जो स्थित है बिहार के सीतामढ़ी जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है, सीतामढ़ी जिला में स्थित है। गया में देखिए द्वितीय अक्षर है, इसलिए गया सबसे छोटका राज्य है। गया सबसे छोटका राज्य है। सबसे अधिक पूछेगा प्रति व्यक्ति वाला आय कौन सा है, आपको आपको हाँ अच्छा ये गया ना है, सॉरी दोस्तों, गया बिहार, हम गोवा समझ लिए थे ये क्वेश्चन को, गोवा समझ लिए थे। ये क्वेश्चन आपको नहीं याद रखना है गया वाला, तो गलत है। हाँ लेकिन ये रोहतास से याद रख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकलता है। रोहतास, रोहतास किसके लिए फेमस है दोस्तों, रोहतास जो होता है बिहार में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पूछेगा कहाँ होता है, तो रोहतास में होता है। कहाँ होता है, रोहतास में होता है, आपको ये बात याद रखना है। और दरभंगा किसके लिए फेमस है, यह आम के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, दरभंगा आम के लिए फेमस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है। तो सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र गुजरात में कहाँ लगाया जा रहा है, कच्छ में लगाया जा रहा है। सौर ऊर्जा जिसमें सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है निम्नलिखित में कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। अब वाणिज्यिक फसल कौन कौन है, तो वाणिज्यिक फसल का अर्थ ही होता है वाणिज्यिक फसल कौन कौन हो जाएगा, कपास हो गया, वाणिज्यिक फसल कपास हो जाएगा, और सरसों हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, जूट हो जाएगा, अरे तब तो सभी हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कपास और तिलहन, जूट, गन्ना, तंबाकू ये सब क्या है, वाणिज्यिक फसल है। अच्छा रोपण फसल क्या है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। रोपण फसल कई बार पूछा जाता है। रोपण फसल क्या होता है, जिसका उद्देश्य दोस्तों क्या होता है, केवल व्यापार करना ही होता है, जिसको हम रखते नहीं है। तो चाय हो गया, क्या हो गया, चाय, कॉफ़ी, नारियल, सुपारी, ये सब क्या है, रोपण फसल है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया गया था। तो बालाघाट में किस खनिज का खनन किया गया था, तो मैग्नीज का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बालाघाट पूछेगा किसके लिए फेमस है, तो ये मैग्नीज उत्पादन के लिए फेमस है। ये कहाँ पड़ता है, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपको ये बात याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है मतगणना का कार्य कौन करता है। दोस्तों मतगणना का कार्य जो करता है वह चुनाव आयोग करता है। कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग का संबंध पूछेगा कि किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 बताता है चुनाव आयोग के बारे में। किसके बारे में बताता है, चुनाव आयोग के बारे में बताता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम चुनाव आयोग किसको नियुक्त किया गया था, आपको बताना है सुकुमार सेन। किसको, सुकुमार सेन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। तो बस्तर आंदोलन में जो भूमिका निभाया था वो कौन निभाया था, मंगल पांडे, जतरा भगत, नहीं जतरा भगत तारी विरोधी, हाँ जतरा भगत कहाँ हो जाएगा, ये गुंडाधुर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुंडाधुर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो गुंडाधुर। अच्छा बस्तर कहाँ पड़ता है, दुर्ग और बस्तर दोनों जगह आप याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दुर्ग और बस्तर ये दोनों जगह कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और दोनों लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। दोनों किसके लिए फेमस है, लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन पूछा गया बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। यह एक आदिवासी नेता था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है तो रूस से लिया गया है।
जबकि मूल अधिकार का अगर बात किया जाए तो मूल अधिकार रूस से नहीं लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है सूची का प्रावधान लिया गया है, समवर्ती सूची जो 7 होता है। तो ये सब कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये रहा दोस्तों जानकारी। तो इसका राइट आंसर फिलहाल क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से? तो रूस होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग? सार्वजनिक मतलब क्या हो जाएगा? जो सबके लिए होगा। सबके लिए किसका कब होगा? जब वो चीज़ सरकार का होगा तभी तो वो सबके लिए, सबका हित में जाएगा। तो सरकारी चीज़ खोजना है आपको। टाटा आयरन स्टील, अरे इसका स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ये तो प्राइवेट आदमी का है। टाटा कौन है? रतन टाटा का है। तो आपको पता होगा ये प्राइवेट आदमी है। तो यहाँ पर क्या है? प्राइवेट है तो उसका अपना ना है, सार्वजनिक थोड़ी है। तो सार्वजनिक नहीं है। और जेके सीमेंट उद्योग, ये भी क्या है? सार्वजनिक नहीं है। और क्या है? रेमंड कृत्रिम वस्तु उद्योग, बोकारो लो इस्पात उद्योग। हाँ, तो बोकारो लो इस्पात उद्योग जो क्या है? यह सार्वजनिक उद्योग है। तो बोकारो कहाँ पड़ता है? यह उद्योग कहाँ पड़ता है? झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। अगर पूछेगा कि किसकी सहायता से खोला गया था, तो आपको याद रख लीजिएगा, एक लड़का था जो था बोका। क्या था? बोका था। उसको आपने कोई काम दिया, लेकिन वो काम सही से नहीं किया, तो आपने उसको डांट दिया तो लड़का रूठ गया से याद रखना है रूस। किसकी सहायता से खोला था बोकारो स्टील कंपनी? तो आपको बताना रूस की सहायता से खोला था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से खोला था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मेजनी का जन्म कब हुआ था? तो ग्यूसेप मेजनी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? इटली की राजधानी रोम में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मेजनी ने क्या करवाया था? इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में मेजनी के सहयोग से पूरा हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? अब यहाँ पे दिया हुआ है चुआर विद्रोह। दोस्तों चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो चुआर विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो चुआर विद्रोह जो हुआ था वो हो जाएगा 1869 में। चुआर विद्रोह कब हुआ था? वो 1769 में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा सर ये या ये होगा, हमको लगता है यही होगा, आप लोग देख लीजिएगा। 1769 में हुआ था। और चुआर विद्रोह का नेता फटाफट आप लोग कमेंट में छापिए कौन था? तो रघुनाथ महतो। कौन था? चुआर विद्रोह का नेता कौन था? रघुनाथ महतो। आपको नाम याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? भारत में लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या अशिक्षा? बिल्कुल ये बाधा है। गरीबी भी है। मतदान का दुरुपयोग, जो बढ़ता है दारू नोट, हम लोग उसी को देते हैं वोट। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है? बाधा ही तो है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लोकतंत्र के बहुमत दल का नेता कौन होता है? आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए कि लोकतंत्र के बहुमत दल का नेता कौन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली गई थी? तो 1917 में भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था कलकत्ता में। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। कलकत्ता में पूछेगा किस जगह? तो रिसरा में। किस जगह? रिसरा में पहला जूट मिल को स्थापित किया गया था। जूट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पटसन कहते हैं। क्या कहते हैं? पटसन कहते हैं। इसलिए हम लोग पटसन या जूट को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं गोल्डन फाइबर। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। ऐसा कौन सा नीचे 4 फसल दिया हुआ है जिसको विकसित होने में 1 वर्ष पूरा का पूरा लग जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब गन्ना दोस्तों कौन फसल है? यह रोपण फसल है। कौन फसल है? रोपण फसल है। आपको ये बात याद रखना है। दोस्तों ये रहा जीके जीएस। पिछले वीडियो में मैंने हिंदी का करा दिया था, तो अब ये जीके जीएस का हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।